नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ। खबर चालीसा एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। इस योजना के तहत हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए और दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए के लोन गारंटी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। ECLGS के तहत पहले 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। अब इस स्कीम का कुल दायरा 4.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब तक शामिल किए गए सभी सेक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा। Now we are enlarging the scope of the ECGLS itself, where it was up to 3 lakh crore. Now we are bringing in another 1.5 lakh crore under the emergency credit line guarantee scheme. वित्त मंत्री ने आज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के एक्सटेंशन का भी ऐलान किया। ये योजना पिछले साल अक्टूबर से लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक किया जा रहा है। स्कीम के तहत अब तक करीब 21,42,000 लाभार्थियों के लिए 902 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। स्कीम के तहत सरकार 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों को कंपनियों के PF का भुगतान करती है। सरकार ने इस स्कीम में 22,810 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिससे करीब 58,50,000 लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार कर्मचारी कंपनी का 12% PF का भुगतान करती है। We had extended a scheme wherein we estimated about 58.50 lakh of beneficiaries would be taken in and they would get this benefit. And who are the beneficiaries? Those who draw a salary much lesser than 15,000 or lesser per month. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड्स और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को इस राहत पैकेज के जरिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। मान्यता प्राप्त गाइड्स को 1 लाख तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल और टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स को 10 लाख तक का 100% गारंटीड लोन मिलेगा। FM ने कहा है कि 5 लाख टूरिस्ट को फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। ये योजना पहले 5 लाख पर्यटकों तक सीमित रहेगी या फिर 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। The first 5 lakh tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों आज रिकॉर्ड हाई की ओपनिंग दिखाने में कामयाब रहे, लेकिन तुरंत बाद मुनाफा वसूली हावी हो गई। सेंसेक्स 100 अंकों की तेजी के साथ 53,000 के ऊपर खुला। बाजार को ONGC, NTPC, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और एशियन पेंट्स में मजबूती का सपोर्ट मिला, लेकिन HDFC लाइफ, टाइटन, TCS, SBI, भारतीय एयरटेल, बजाज फिनसर्व और कोल इंडिया में बिकवाली का दबाव बनाया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 189 अंकों की कमजोरी के साथ 52,735 के स्तर पर। थायरोकेयर को फार्मा स्टार्टअप फार्मईजी ने खरीद लिया है। फार्मईजी इस डील में थायरोकेयर के फाउंडर वेलुमनी की 66% हिस्सेदारी खरीदेगी। वेलुमनी ने अपनी हिस्सेदारी 1,300 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेची है। फार्मईजी प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने पर 4,546 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही थायरोकेयर के अतिरिक्त 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाएगी और इसके लिए कंपनी 1,788 करोड़ रुपए खर्च करेगी। थायरोकेयर के CMD वेलुमनी ने हमसे खास बातचीत में बताया कि उन्होंने अच्छे वैल्यूएशन के चलते ये फैसला लिया है। तो मुझे लगा चलो 2-3 बार 6 हो गया, तो 2-3 इनिंग्स में लगातार 6 डबल सेंचुरी लग गया, तो चलो रिटायरमेंट अनाउंस करेगा ताकि दुनिया याद रखेगा। तो वो लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदा, मैं उनका कंपनी का शेयर खरीद चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं निकल रहा हूँ और जाके कहीं FD में डालकर सो जाना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो रिस्क से इश्क है। ओपन ऑफर में सभी रिटेल इन्वेस्टर को थायरोकेयर का शेयर्स देना चाहता है तो दे सकता है, वो 1300 रुपया में। अगर उनको लग रहा है कि फार्मेसी के साथ अगला जर्नी में बहुत उछाल आएगा,
डोडला डेयरी का शेयर बीएसई पर आज इशू प्राइस से 23.36% ऊपर 528 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि एनएसई पर 28.5% के प्रीमियम के साथ 550 रुपए पर लिस्ट हुआ। शेयर का इशू प्राइस 428 रुपए था। डोडला डेयरी ने पब्लिक ऑफरिंग से 520 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लॉन्च किया और ये करीब 46 गुना भरा था। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इसमें लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए भी निवेश करने की सलाह दी थी। किम्स हॉस्पिटल के शेयर आज एनएसई पर 22% की प्रीमियम के साथ 1009 रुपए पर लिस्ट हुए। बीएसई पर यह स्टॉक 1009 रुपए पर लिस्ट हुआ है। इसकी लिस्टिंग उम्मीद के मुताबिक ही रही। कंपनी के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजबूत पैठ है। कंपनी किम्स हॉस्पिटल ब्रांड के तहत 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है, जिनमें 364 बेड है। इनमें 2500 ऑपरेशनल बेड भी शामिल हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल का आईपीओ 16 से 18 जून तक खुला था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने 2144 करोड़ रुपए जुटाए हैं। आईपीओ का इशू प्राइस 825 रुपए प्रति शेयर था। टेम्पल्टन मामले में मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश पर इसकी एपेलेट बॉडी सैट ने रोक लगा दी है। सेबी ने कुछ दिन पहले ही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को डेट फंड लॉन्च करने पर 2 साल की रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ फ्रैंकलिन ने सैट में अपील की थी। उसी मामले में आज सैट ने फैसला दिया है। हालांकि सैट ने कहा है कि फ्रैंकलिन को अगले 3 हफ्तों में 250 करोड़ रुपए की रकम एक अलग खाते में जमा करानी होगी। इस मामले में सैट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड को 23 अप्रैल को बंद कर दिया था। सेबी ने आदेश में कहा था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को 4 जून 2018 से 23 अप्रैल 2020 के बीच डेट स्कीम के यूनिट धारकों से ली गई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और एडवाइजरी फीस भी ब्याज के साथ लौटानी होगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही 30 से 35% तक बढ़ी है। ये बढ़कर अब अप्रैल 2021 के लेवल पर पहुंच गई है। इससे पहले देश में महामारी की वापसी से अप्रैल से मई के दौरान हाईवे पर ट्रैफिक का बुरा असर पड़ा था। मई के पहले हफ्ते में जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 लाख प्रतिदिन रही, उस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक पिछले महीने की तुलना में 28% घट गई और 12 करोड़ वाहनों ने टोल भरा। हालांकि जून में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक के सुधार देखने को मिला, क्योंकि संक्रमितों की संख्या 60,000 प्रतिदिन हो गई और पाबंदियों में भी रियायत दी जा रही। स्कोडा ने अपनी नई कार कुशाक को भारत में लॉन्च कर दिया है। भारत में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत 10,50,000 रुपए है। टॉप मॉडल के लिए आपको 17,60,000 रुपए खर्च करने होंगे। नई कॉम्पैक्ट एसयूवी कुशाक सीधे तौर पर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टॉस और रेनो डस्टर को टक्कर देगी। स्कोडा कुशाक एसयूवी में 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, जो 1.0 लीटर 3 सिलेंडर TSI और 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TSI मिलता है। गाड़ी में 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है। गाड़ी में 5 लोगों के बैठने की जगह दी गई है, तो वहीं बूट स्पेस 385 लीटर का है। भारत ने वैक्सीनेशन मामले में अमेरिका को पछाड़ दिया और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 17,21,268 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 32 करोड़ 63 लाख हो गया। वहीं अमेरिका में पिछले साल 14 दिसंबर से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और वहां अब तक 32 करोड़ 33 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की सबसे कारगर हथियार है। मुंबई में बीएमसी ने 1 जनवरी से 17 जून तक 2,90,000 कोरोना मरीजों का सर्वे किया। इसमें पता चला कि वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं बल्कि पहला डोज भी बेहतर काम करता है। सर्वे के मुताबिक 2,90,000 लोगों में से 26 ही दूसरा डोज लगवाने के बाद कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं 10,500 लोग पहला डोज लगवाने के बाद संक्रमित हुए। बीएमसी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 1 जनवरी 2021 से 17 जून 2021 के बीच 40,75,393 लोगों ने मुंबई में वैक्सीन लगवाई, जिसमें से सिर्फ 0.23% लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 46,148 नए मामले सामने आए हैं और 76 दिनों बाद पहली बार 24 घंटे में 1,000 से कम मौतें दर्ज हुई हैं। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी रविवार को 13,034 कम हो गई। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 5,72,000 के पास है, जबकि रिकवरी रेट 97% तक पहुंच गई है।
डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बनाई गई एंटी कोविड दवा का नाम और कीमत तय हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज की इस दवा को बाजार में 2-DGTM के नाम से बेचा जाएगा। इसके एक सैशे की कीमत 990 रुपए होगी। कंपनी के मुताबिक दवा को फिलहाल बड़े शहरों में ही बेचा जाएगा। DCGI ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 1 मई को ही मंजूरी दे दी थी। ये दवा कोरोना के मरीजों पर काफी कारगर साबित हो गई है। कोरोना संकट के बाद यूरोप जाने की चाहत रखने वाले भारतीयों के लिए वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी एक संकट खड़ा दिख रहा है। दरअसल अब तक कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी। इससे ग्रीन पास नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भारत से यूरोप के अलग अलग देशों में जाने में दिक्कतें होने की संभावना है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने भरोसा दिलाया है कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में आज से अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। आज से बैंक्वेट हॉल, जिम, योगा सेंटर और पार्क जैसी जगहों की 50% की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किए गए आदेश के बाद आज से ये सभी जगह आम लोगों के लिए खुल गई है। इन सभी जगहों से जुड़े व्यवसायी प्रशासन के इस फैसले से बेहद खुश है, क्योंकि 2 महीने से भी ज्यादा समय से जिम और बार बंद होने के कारण मालिकों की इनकम पर बुरा असर पड़ रहा था। साथ ही अब दिल्ली में प्रवेश करने के लिए ई-पास की भी जरूरत नहीं होगी। लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई आक्रामक रुख अपनाएगा तो भारत के सैनिक भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूपी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के 2 दिन बाद अब जम्मू के ही कालचुक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। सेना ने इन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। डीडी न्यूज के मुताबिक रविवार रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिलिट्री बेस पर नजर आए। इसके बाद सेना अलर्ट पर है। 2 दिन पहले शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए थे। इस हमले में एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान हुआ और 2 जवान घायल भी हुए थे। ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर 2 IED गिराए गए थे। कश्मीर में पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और उनकी पत्नी की रविवार रात गोली मारकर हत्या कर दी। हमले में घायल उनकी बेटी ने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अवंतीपोरा के हरिपीर गांव में रहने वाले SPO फयाज अहमद के घर में रविवार रात करीब 11 बजे कुछ हथियारबंद लोग जबरदस्ती घुस आए। उन्होंने परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में अहमद के अलावा उनकी पत्नी रजा बानो और बेटी राफिया गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ देर बाद अहमद और उनकी पत्नी ने तो दम तोड़ दिया। 25 साल की राफिया को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उनकी भी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ताधारी बीजेपी जहां छोटे छोटे दलों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बसपा एकला चलो की राह पर दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं लड़ेगी। अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत ने आज एक और छलांग लगाई है। भारत ने अपनी अग्नि मिसाइल सीरीज की नई मिसाइल अग्नि P का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का परीक्षण DRDO ने आज सुबह 10:55 पर उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया। समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि अग्नि सीरीज की यह मिसाइल मिश्रित धातुओं से बनी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। ये भारत प्रशांत महासागर में दुश्मन के युद्धपोत को तहस नहस कर सकती है।
भारत सरकार से जारी विवाद के बीच अब ट्विटर ने एक और विवाद को हवा दे दी है। ट्विटर की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया गया है। ट्वीट लाइव सेक्शन पर दिखाई देने वाला नक्शा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाता है। सूत्रों की माने तो भारत सरकार देश का गलत मानचित्र दिखाने को लेकर ट्विटर पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। इससे पहले भी एक बार ट्विटर को देश का गलत मैप दिखाने को लेकर चेतावनी दी गई थी। सरकार ने कहा था कि ये देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ा मामला है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लेह को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर को चेतावनी दी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने गूगल और फेसबुक को समन भेजा है। दोनों डिजिटल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली स्टैंडिंग कमेटी गूगल फेसबुक के अधिकारियों से इसी सिलसिले में सवाल करेगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दोनों कंपनियों के अधिकारियों को मंगलवार को स्टैंडिंग कमेटी के सामने मौजूद रहने को कहा गया है। जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने और प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की शिकायतों पर स्टैंडिंग कमेटी अधिकारियों का नजरिया जानना चाहती है। सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को दूसरी बार सेवा विस्तार दिया है। केंद्र सरकार ने वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया है, यानी अब वेणुगोपाल 30 जून 2022 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर बने रहेंगे। वेणुगोपाल इससे पहले 1977-1979 तक जब देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। वेणुगोपाल को साल 2002 में भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कश्मीर में 2 सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन और निकाह का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिख समुदाय के लोग कश्मीर से लेकर नई दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कश्मीर में आए दिन कभी अपहरण, कभी दबाव बनाकर तो कभी बहला फुसलाकर लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हालांकि लड़कियों का पक्ष अब तक सामने नहीं आया है और इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई है। रविवार को महाराष्ट्र में ड्रग्स मामले में पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा और 22 लोगों को हिरासत में ले लिया था। इन 22 लोगों में कई कलाकार और कोरियोग्राफर शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। टीम ने इस पार्टी में से ड्रग्स और कुछ रुपए भी बरामद किए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। ये सभी बंगले में ड्रग्स ले रहे थे। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की। अब खबरें आ रही हैं कि इन 22 लोगों में मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस हिना पांचाल भी शामिल है। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार ऑफ फिल्म विक्रम वेधा की शूटिंग एक बार फिर टल गई है। अब इस फिल्म की शूटिंग जुलाई तक नहीं हो सकती। दरअसल फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही डेल्टा वेरिएंट के मामलों में तेजी आने की वजह से ऐसा करना पड़ा। नए प्लान के मुताबिक अब फिल्म की शूटिंग पहले विदेश में होगी, बाकी यूपी और मुंबई शेड्यूल बाद में पूरा किया जाएगा। फिल्म में ऋतिक यूपी के एक माफिया के रोल में है तो सैफ पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं। आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग पूरी हो गई है। इस बात की जानकारी आलिया ने सोशल मीडिया पर दी। साथ ही फिल्म के सेट से कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटो भी शेयर किए। आलिया ने इस मौके पर एक इमोशनल नोट भी लिखा है। आलिया ने लिखा, हमने गंगूबाई की शूटिंग 8 दिसंबर 2019 को शुरू की थी और 2 साल बाद फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। ये फिल्म 2 लॉकडाउन और 2 तूफान से गुजरी है। बता दें कि फिल्म निर्देशक संजय लीला बंसाली, आलिया भट्ट और फिल्म के दूसरे स्टार कास्ट को कोरोना हो गया था और इसके कारण भी फिल्म की शूटिंग पूरा होने में वक्त लग गया। डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म अपने पार्ट 2 लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में एक बार फिर धर्मेंद्र उनके बेटे सनी और बॉबी देओल के साथ नजर आने वाले हैं। इनके अलावा दूसरे पार्ट में सनी के बेटे करण देओल भी लीड रोल में हैं। अनिल शर्मा ने हाल ही में बताया कि फिल्म के लिए करण को यूएस के इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि करण ने दूसरे ट्रेनर्स के साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। बता दें कि मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग सितंबर से लंदन में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जुलाई के महीने में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्मों और वेब सीरीज की बारिश हो रही है। इन फिल्मों में हसीन दिलरुबा और तूफान जैसी फिल्में भी शामिल हैं जो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, मगर पैंडेमिक की वजह से ये फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। इस महीने आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप का भी डायरेक्टोरियल डेब्यू होगा। वहीं अक्षय खन्ना भी डिजिटल दुनिया में कदम रखेंगे। बता दें कि 2 जुलाई को हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। वहीं 16 जुलाई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर फरहान अख्तर की तूफान रिलीज हो रही है।
बीसीसीआई अब आईपीएल के 14वें सीजन के बाकी बचे 31 मैचों का शेड्यूल घोषित कर सकता है। साथ ही भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को यूएई और ओमान में शिफ्ट करने का फैसला भी आ सकता है। आईसीसी ने बीसीसीआई को वर्ल्ड कप पर फैसला करने के लिए आज तक का ही समय दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल के बाकी बचे मैच 19 सितंबर से यूएई में खेले जा सकते हैं। फाइनल 15 अक्टूबर को होना संभव है। वहीं 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप भी यूएई में खेला जा सकता है। श्रीलंका के साथ लिमिटेड ओवर सीरीज में बतौर कोच टीम इंडिया के साथ जा रहे राहुल द्रविड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ही देश की दो टीमों का होना शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इसे सिर्फ मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। लॉन्ग टर्म या भविष्य को लेकर इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दो टीमों की स्ट्रैटेजी पर अभी और चर्चा करने की गुंजाइश है। बता दें कि इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और हेड कोच रवि शास्त्री ने दो टीमों के प्लान को सही करार दिया था। इधर श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो गई है। बीसीसीआई ने टीम की फोटो शेयर की और कैप्शन दिया कि श्रीलंका में सीरीज जीतने के लिए भारतीय टीम तैयार है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि टीम श्रीलंका दौरे को T20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच के रूप में नहीं ले रही है, बल्कि वो श्रीलंका में सीरीज जीतने के लिए जा रही है। बता दें कि भारतीय टीम को श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इंग्लैंड दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम बड़े विवाद में घिर गई है। दरअसल टीम के दो खिलाड़ी कुसाल मेंडिस और निरोशन डिक्वेला पर बायो बबल और कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मेंडिस और डिक्वेला डरहम की गलियों में सिगरेट के साथ नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों क्रिकेटर्स बिना मास्क के इधर उधर घूमते भी दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि ये घटना रविवार की है। पार्टी करने के वीडियो पर फैंस गुस्से वाली प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कोमलिका बारी की भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को तीरंदाजी विश्व कप स्वर्ण पदक जीत लिया। 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी विश्व रैंकिंग में फिर से शीर्ष पर काबिज हो गई हैं।